आज की कहानी की ओर। दोस्तों, हड्डियों को जमा देने वाले इस जबरदस्त ठंड के माहौल में ट्रक अपनी पूरी रफ्तार के साथ सुनसान पड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था और हमारी ट्रक की हेडलाइट के अलावा दूर दूर तक मुझे किसी दूसरी गाड़ी की रोशनी नजर ही नहीं आ रही थी। हम अभी हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में दाखिल हुए थे। ना जाने उस गांव में जाते ऐसे कौन से इत्तेफाक से मेरा सामना हुआ कि थोड़ा सा सफर तय करते ही ट्रक के टायर के अंदर एक जोर का धमाका हुआ। वो धमाका इतना जोर का था कि मुझे ड्राइव करते हुए भी ये आवाज़ सुनाई दे गई थी। मेरे बगल में मेरा खलासी चादर ओढ़कर सोया हुआ था। धमाके की आवाज़ से मैं इतना तो समझ गया था कि ट्रक का टायर तो पंचर हो गया है या फिर टायर पूरी तरह से फट गया है। इसलिए मैंने अपने घोड़े बेचकर सोए हुए खलासी को जगाया और उसे पूरी बात बता दी। मेरी बात को सुनकर पहले तो उसने आजू बाजू में देखा और उसके बाद हल्की सी आवाज में कहा, हम तो हिमाचल प्रदेश के उस गांव में पहुंचे हैं जो सबसे पहले आता है। ये कहते हुए मैं उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर देख सकता था। उसकी इन बातों के अंदर कुछ तो ऐसा छुपा हुआ था जिसको मैं समझ नहीं पा रहा था। उसके बाद उसने कहा, इस गांव को बहुत ही ज्यादा डरावना बताया जाता है। लोग कहते हैं कि इस गांव के अंदर बहुत प्रेत रहते हैं। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई, क्योंकि मुझे भी ट्रक ड्राइविंग का काम करते हुए काफ़ी साल जो हो गए थे, लेकिन मैंने कभी भी इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं देखा था और न ही उनके ऊपर विश्वास किया। इसलिए मैंने अपने खलासी दयाचंद की तरफ देखते हुए कहा, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब तो कहने की बातें होती हैं। अभी मैंने इतना ही कहा था कि तभी मुझे एक बार फिर से किसी जोर के धमाके की आवाज़ आई और इस बार हमारी ट्रक पूरी तरह से हिल गई। अब ये देखकर तो मैंने अपना सर स्टीयरिंग पे जोर से दे मारा, क्योंकि इस बार दूसरे टायर के अंदर भी कुछ गड़बड़ हो गई थी। हमारे पास स्टॉक में एक टायर तो था, लेकिन जब दूसरा टायर भी पंचर हो गया तो फिर हमारा यहाँ से निकलना और भी ज़्यादा मुश्किल होने लगा। खैर, अभी तक तो मैं ट्रक से नीचे उतरकर ये भी नहीं देख पाया था कि आखिर ट्रक के अंदर हुआ क्या था। उसके बाद मैं जैसे ही ट्रक से नीचे उतरा तो मैंने पाया कि ट्रक के दोनों टायर पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। दोनों की ट्यूब फटकर बाहर निकल गई थी। अब ये नज़ारा देखकर तो मेरा दिमाग चकरा गया। उसके बाद का एक और दृश्य जब मैंने देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैंने देखा कि मेरी ट्रक के टायर खून से लाल हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी ट्रक ने किसी को कुचल दिया था, मगर पूरे रास्ते में मुझे कोई इंसान तक नजर नहीं आया था। फिर ये कैसे मुमकिन था? मैं उसे बड़े ही गौर से देख रहा था और देखने में तो ऐसा ही लग रहा था कि वो ताज़ा खून था। मुझे लगा कि कोई बड़ा जानवर ट्रक के नीचे आ जाए तो भी ऐसा होना लाजमी है। बहुत देर तक सोचने के बाद मैंने सोचा कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पहले तो मैंने अपना एक टायर चेंज कर लिया, लेकिन जब दूसरे टायर की बारी आई तो मैंने देखा कि स्टॉक में सिर्फ एक ही टायर रखा हुआ था और दूसरा टायर लाने के लिए मुझे यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर पैदल जाना था। ऊपर से जोरदार सन्नाटा मेरे मन में एक अजीब सा डर पैदा कर रहा था। उसके बाद मैंने अपने खलासी को कहा, अभी हम दोनों को चलकर जल्दी से एक दूसरा टायर लेकर आना चाहिए। उसने भी अपनी गर्दन हिलाई और उसके बाद हम दोनों उस गांव से थोड़ी दूर आगे पड़ने वाली दुकान की तरफ निकल पड़े। मेरे खलासी ने बताया कि वो पहले भी सुबह के समय यहाँ पर आ चुका है, इसलिए वो उस दुकान वाले को अच्छी तरह से जानता था। वहाँ पर एक ढाबा भी बना हुआ था, इसलिए हम दोनों तेज तेज कदमों के साथ उस गांव को पार करते हुए निकल रहे थे। हम अपने ट्रक से अब काफ़ी दूर आ चुके थे। हम दोनों अब उस गांव के बीचों बीच में थे। तभी मेरे खलासी ने कहा, वैसे उस्ताद जी, लोग कहते हैं कि इस गांव के अंदर पिशाचों का वास है और यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहता। उसकी बात सुनने के बाद एक बार के लिए मुझे उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन उसके बाद मैंने उसकी बातों को नज़रअंदाज किया। मैं चुपचाप रास्ते पर चले जा रहा था कि तभी मुझे पीछे से किसी गाड़ी के आने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ को सुनते ही जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे का नज़ारा देखकर मैं हैरान था, क्योंकि अभी अभी मुझे किसी गाड़ी के चलने की आवाज़ आई थी, लेकिन अब मुझे वहाँ पर कोई भी गाड़ी नजर ही नहीं आ रही थी। मैंने एक लंबी सांस ली और उसके बाद जैसे ही वापस से सामने की तरफ पलटा तो मैंने देखा कि अब मेरा खलासी दयाचंद कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। उस रास्ते में दूर दूर तक उसका कोई भी नामो निशान नहीं था।
दोस्तों ये सब देखकर तो मेरी बॉडी में एक बार के लिए सनसनी सी मच गई। मैंने 3-4 बार अपने आजू बाजू में देखने की कोशिश की, मगर वो कहीं भी मुझे दिखाई नहीं दिया। और तभी एक जोरदार चीख ने मेरे पूरे शरीर को हिलाकर रख दिया। ये चीख किसी और की नहीं बल्कि मेरे ही खलासी दयाचंद की थी। अपने खलासी की उस आवाज़ से मैं डर गया था। फिर उसके बाद ये आवाज़ मुझे जिस तरफ से आ रही थी मैंने उसी तरफ भागना शुरू कर दिया। एक लंबी दौड़ लगाने के बाद मैं एक सुनसान भवन के पास पहुंचा। वहां पर मुझे दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे अपने खलासी की आवाज़ तो यहीं से सुनाई दी थी। मैंने बहुत बार उसे आवाज़ भी लगाई, लेकिन सामने से उसका कोई जवाब ही नहीं आया। मेरी हालत कुछ इस कदर बिगड़ गई थी कि मैं अपना सर पकड़कर एक बार के लिए वहीं पर बैठ गया। जब मुझे लगा कि अब मैं उसे नहीं ढूंढ पाऊंगा, तभी मुझे फिर से उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। अब ये आवाज़ उस भवन के थोड़े आगे से आ रही थी। मैंने आओ देखा न ताओ और झट से उस भवन से आगे निकला और थोड़ा आगे पहुंचा तो मैंने पाया कि वहां पर पटरी बनी हुई थी। दिखने में वो कोई पुराना सा रेलवे स्टेशन लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर पहले कोई पुराना रेलवे स्टेशन था। फिर उसके बाद मैं उस रेलवे स्टेशन पर चल दिया और वहां पर मुझे कोई बैठा हुआ नजर आ रहा था। दिखने में ये साफ हो गया था कि ये मेरा खलासी ही था। फिर उसके बाद मैं सीधा उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उसकी शर्ट फटी हुई थी और उसके कंधे से खून बह रहा था। जैसे उसने मुझे देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था। फिर मैंने उसको हाथ लगाया और जैसे मेरा हाथ उसके हाथ से टकराया तो मुझे एक बहुत ही ज़ोरदार करंट का झटका महसूस हुआ। वो ज़ोरदार करंट का झटका लगते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मैं आसमान से नीचे गिर रहा हूँ और एक पल के लिए मेरी आंखें बंद हो गई। फिर जैसी मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि इस बार मैं ट्रेन की एक बोगी में बैठा हुआ था और ट्रेन रफ्तार से चल रही थी। मेरा खलासी भी मेरे बगल में ही बैठा हुआ था और उसका चेहरा देखकर पता लगाना बेहद ही आसान था कि वो काफ़ी घबराया हुआ था। मैंने अपने खलासी से कहा, ये सब क्या चल रहा है और मैं यहाँ कैसे पहुँचा? तो उसने बताया कि हम जिस भवन के पास आए थे उस भवन से सीधा इस बोगी के अंदर पहुँच गए, क्योंकि वहाँ की काली शक्ति अपने माया जाल में फंसाकर हमें दूसरी दुनिया में धकेल देती है। और ऐसे ही कुछ हमारे साथ भी हुआ। दोस्तों अब हमें किसी भी तरह से इसी ट्रेन की बोगी से निकलकर वापस से उस स्टेशन पर जाना होगा, जहाँ तक जाने के लिए हमें बहुत ही कठिन सफ़र तय करना होगा। एक मुसीबत टली नहीं थी कि दूसरी मुसीबत हमारे ऊपर बाधा बनकर खड़ी हो गई थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। तभी मैंने देखा कि ट्रेन के अंदर एक आदमी दाखिल हुआ और वो आदमी बिना हमारी तरफ देखे ही हमारे बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गया। उस आदमी का ये नेचर मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था, क्योंकि या तो वो हमें देखना नहीं चाहता था या फिर हम दोनों उसको दिखाई नहीं दे रहे थे। मेरा खलासी भी बिल्कुल मेरी तरह हैरान था। वो हमारे बगल वाली सीट पर बैठकर कुछ पढ़ने लगा, लेकिन तभी मेरी नज़र उस आदमी के लंबे लंबे नाखूनों पर पड़ी। उनको देखते मैं तो हक्का बक्का रह गया। दरअसल मैंने देखा कि उस आदमी के नाखून खून से सने हुए थे। इतना सब देखकर मैं समझ गया कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि ये भूतों की बस्ती का ही कोई आदमी है। 1-2 बार उसकी तरफ देखने के बाद मैंने अपनी नज़र उसके ऊपर से हटाने ठीक समझा। तभी ट्रेन को एक जोरदार का झटका लगा। झटका लगने की वजह से हम दोनों सीधे सामने वाले पाइप से टकरा गए और उसके साथ ही ट्रेन एकदम से रुक गई। ट्रेन के रुकते वो आदमी नीचे उतर गया और उस आदमी के साथ साथ मैं भी ट्रेन से नीचे उतरा। लेकिन जैसे मैं नीचे उतरा तो मैंने पाया कि नीचे की तरफ मुझे एक बहुत ही वीरान सा स्टेशन दिखाई दे रहा था। उस स्टेशन के ऊपर मुझे कुछ इक्के दुक्के लोग नजर आ रहे थे, लेकिन तभी मेरी नज़र एक मूंगफली वाले पर पड़ी। उस मूंगफली वाले को देखते ही मेरे मन में उम्मीद का एक दिया जलने लगा। मैं जल्दी से उसके पास गया और बोला, भाई साहब हम दोनों को यहाँ से निकाल दो। जैसे ही उसने हमारा चेहरा देखा तो फिर वो हमसे नज़र हटाकर दूसरी दिशा में चला गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग हमारे साथ इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे थे, मगर वो कहते हैं ना, जहाँ अंधेरा होता है वहाँ रोशनी भी अपना रूप दिखाई देती है। जैसे कि मैं और मेरा खलासी उस भूतिया रेलवे स्टेशन पर इधर उधर घूम रहे थे कि तभी हम दोनों को पीछे से एक आवाज़ आई, बेटा यहाँ से बचकर भागना इतना आसान नहीं है। अगर यहाँ से जिंदा जाना है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना होगा।
फिर जैसे हम दोनों ने पीछे पलटकर देखा तो हमने पाया कि हमें पीछे की तरफ एक बहुत ही बुढ़ा आदमी नजर आ रहा था। उसकी उम्र 80 साल के लगभग की थी। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी और उसके हाथ में एक लकड़ी थी। चलने फिरने में भी उसको काफ़ी दिक्कत पेश आ रही थी। उस आदमी ने हमें इतना आश्वासन दिया तो मैं उस आदमी के पास गया और बोला, लेकिन बाबा आप हमें यहाँ से कैसे निकालोगे? आप तो खुद इस दुनिया के एक हिस्सा हो। ये सुनते ही उसने कहा, मैं भी तुम लोगों की तरह यहाँ पर इसी तरह फंसा था और मेरी मदद करने वाला उस वक्त यहाँ पर कोई नहीं था, जिस वजह से मैंने इस दुनिया में ही दम तोड़ दिया और आज मैं इस दुनिया का एक शैतान बनकर घूमता हूँ। जैसे मुझे एहसास हुआ कि मैं एक शैतान के सामने खड़ा हूँ तो मेरी बॉडी में दौड़ता हुआ खून मानो एक बार के लिए जम सा गया। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और कहा, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम दोनों यहाँ से जिंदा बचकर कैसे निकले? तो उस आदमी ने बताया कि सबसे पहले तुम लोगों को एक जगह पर किसी से भी ये नहीं पूछना है कि तुम दोनों यहाँ से बचकर कैसे निकले। जैसा कि तुमने उस मूंगफली वाले से पूछा था, वो तो अच्छा था कि उसने तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं दिया, वरना अब तक तुम दोनों लाश बन चुके होते। तुम दोनों के यहाँ से आधा किलोमीटर आगे एक बस स्टैंड पर जाना है। वहीं से एक बस कैपिटल घाट के करीब से गुजरती है, तो तुम दोनों को इसी कैपिटल घाट के बगल में उतर जाना है और वहाँ से तुम्हें एक गुफा नजर आएगी और उसके अंदर एक रोशनी का एक बड़ा सा दरवाजा नजर आएगा। उसी दरवाजे से होते हुए तुम दोनों को बचकर भागना होगा, पर तुम्हारी एक गलती तुम्हारे शरीर के एक अंग को खराब कर देगी और अगर गलती से भी बस वाले को तुम्हारी हकीकत के बारे में पता चल गया तो फिर वो तुम्हें आग की भट्टी में डाल देंगे। अब ये सुनकर एक बार के लिए हम दोनों बुरी तरह से डर गए थे, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि अब जो होगा वो देखा जाएगा। हमें तुरंत उस बस स्टैंड के लिए निकलना चाहिए। फिर उसके बाद मैं अपने खलासी दयाचंद के साथ तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ा। हम दोनों अब उस बस स्टैंड की तलाश में थे जिसके बारे में उस आदमी ने हमें बताया था। काफ़ी देर तक ढूंढने के बावजूद भी हमें वो बस स्टैंड नहीं मिल पा रहा था। हमें लगा कि शायद उस आदमी ने हमें पागल बना दिया है और हम गलती में किसी दूसरी जगह पर आ गए हैं। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी मेरी नज़र हेडलाइट की रोशनी पर पड़ी तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक बस खड़ी हुई थी। वो बस सफ़ेद रंग की थी जैसा कि उस आदमी ने बताया था। देखने में वो जगह किसी बस स्टैंड की तरह तो नहीं लग रही थी। वो जगह सड़क से थोड़ी बाएं तरफ सटी हुई थी, जिस वजह से वो हमें इतनी देर तक नज़र नहीं आई थी। लेकिन फिर भी जहाँ पर बस रुकती है तो उसे बस स्टैंड ही कहा जाता है। उस बस को देखकर मेरी आंखें चमक आईं। फिर मैंने दयाचंद को अपने साथ लिया और हम दोनों उस बस की तरफ चल पड़े। अब हम दोनों उस बस के जस्ट सामने पहुंच गए थे। जैसे हम उसके सामने पहुंचे तो हमने देखा कि बस के अंदर मुझे पहले से ही काफ़ी लोग बैठे हुए नजर आ रहे थे। ये बात तो पक्की थी कि बस के अंदर बैठे हुए लोगों में सारे के सारे लोग ही पिशाच थे। डर तो हमें बहुत लग रहा था, लेकिन अपनी जान बचाने का इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसलिए मैं और मेरा खलासी हम दोनों बस के पास पहुंचे तो हमने देखा कि बस के दरवाजे पर हमें कोई भी कंडक्टर वगैरह नज़र नहीं आ रहा था। अब हमें किसी खाली सीट का इंतज़ार था। फिर जैसे ही हम अंदर पहुंचे तो हमें सामने की तरफ एक खाली पड़ी हुई सीट नज़र आने लगी। हमें बस इसी चीज़ का वेट था। फिर उसके बाद हम दोनों उसी सीट के ऊपर जाकर बैठ गए। हम अपने आजू बाजू में बैठे हुए लोगों को देख पा रहे थे और उन सभी की गर्दनें नीचे की तरफ झुकी हुई थी। हमें भी बिल्कुल उसी तरह से बर्ताव करना था, तो मैं भी उन्हीं लोगों की तरह अपनी गर्दन को नीचे झुकाकर बैठ गया। 10 से 15 मिनट तक वेट करने के बाद बस भी खुल गई और बस के खुलते में ही धड़कनें और भी तेज होने लगी। ना जाने क्यों, लेकिन इस बस के अंदर बैठने के बाद मुझे और भी ज़्यादा घबराहट हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अपनी मौत के आसपास हूँ। बस के अंदर कुछ मुसाफिर चढ़ते तो कुछ नीचे उतर जाते, लेकिन जैसे बस स्टार्ट हुई थी तो उसके बाद बस के अंदर पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि बस चलने की भी आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे रही थी और यहाँ पर इस तरह की हरकतें होना एक आम बात थी, क्योंकि मैं अब एक मायावी दुनिया में था जहाँ पर सभी लोगों का शिकार मैं और मेरा खलासी ही थे। हम दोनों की एक गलती और हमारी लाइफ पूरी तरह से ख़त्म हो सकती थी। फिर इतने में ही बस का ज़ोरदार झटका लगा। झटका लगने के साथ ही मैंने धीरे से विंडो की तरफ देखा तो मुझे वहाँ पर कोई भी गुफा जैसी चीज़ नज़र ही नहीं आ रही थी। एक बार को तो मैंने सोचा कि मुझे यहीं पर उतर जाना चाहिए, लेकिन फिर मेरे खलासी ने मुझे रोका और उसने बताया कि
अभी इतनी जल्दी वो गुफा नहीं आने वाली। दरअसल उस आदमी ने हमें उसके आसपास की चीजें भी बताई थी और वही देखकर हमें नीचे उतरना था, लेकिन यहाँ उनमें से एक भी चीज नहीं थी। फिर उसके बाद हम दोनों ने फिर से अपनी गर्दन को नीचे झुका लिया। हम नहीं चाहते थे कि हमारे साथ इसी बस के अंदर कुछ गड़बड़ हो जाए। अब हम दोनों शांत रहकर आसपास का माहौल महसूस कर रहे थे। हमें एहसास हुआ कि अब बस फिर से खुल चुकी थी और वो रफ्तार से चलने लगी। पर ताजुब की बात तो ये थी कि हमारी साइड वाली विंडो खुली हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी हमें हवा का वेग महसूस नहीं हो रहा था। रफ्तार से चलती हुई बस ना जाने अब किस जगह पर पहुंची थी। हमें तो इसका एहसास भी नहीं था कि आखिर बस कहाँ आई होगी। तभी हमें एक जोरदार झटका महसूस हुआ। झटका महसूस होते ही मैंने धीरे से अपनी गर्दन को साइड की विंडो की तरफ घुमाया तो मैंने पाया कि इस बार हम ठीक उसी जगह पर पहुंचे थे जहां पर हमें जाना था। उस जगह को देखकर मेरी जान में जान आई और इससे पहले कि मैं खड़ा हो पाता कि बस के अंदर से कुछ लोग उठे और वहां से गुजरने लगे। उनके जाने का तरीका थोड़ा अजीब था। हमें बिल्कुल उसी तरीके से गाड़ी से नीचे उतरना था, इसलिए हमने भी ऐसा ही किया। पहले तो हम दोनों एक साथ खड़े हो गए और उसके बाद धीरे धीरे वहां से चलते हुए दरवाजे की तरफ जाने लगे। फिर बस के अंदर मौजूद लोगों के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था, जो कि पूरे सफर में हमें थोड़ा हताश कर रहा था। लेकिन तभी मेरी नज़र सामने की तरफ बैठे हुए एक आदमी पर पड़ी तो मैंने देखा कि उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और उसका चेहरा मानो किसी बस या गाड़ी से कुचल दिया हो। वो इतना ज़्यादा गंदा लग रहा था कि मेरे मुंह से चीख निकल सकती थी, लेकिन मैंने किसी तरह से अपने आप को संभाला और अपने मुंह के ऊपर अपना हाथ रखकर उस बस से नीचे उतर गया। पर जैसे मैं नीचे उतरा तो जाकर मुझे एक चैन की सांस मिली, लेकिन इसी बीच मेरे खलासी के मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। चीख निकलते ही वहाँ का माहौल बिगड़ गया और सारे के सारे लोग हमारे ही तरफ देखने लगे। मैं समझ गया था कि अब वो हो चुका था जो हमें नहीं करना था। अब उन सभी की नज़र हमारे ऊपर ही थी। मुझे वहाँ से थोड़ा सा आगे वो गुफा नज़र आ रही थी और अब ऐसे में हमारा यहाँ से भागना ठीक था। मैंने अपने खलासी का हाथ पकड़ा और उसे वहाँ से सरपट भागने का इशारा किया। अब हम दोनों ने अपनी ज़िंदगी की सबसे तेज़ दौड़ लगा दी। हमारी सांसें अब उखड़ने लगी थी, लेकिन हम तब तक नहीं रुके जब तक हम उस गुफा के अंदर नहीं पहुँच गए। हमने जब भागते पीछे मुड़कर देखा तो हमने पाया कि वो बस अब हमारे पीछे आ रही थी। उस बस को अपने पीछे आता हुआ देखकर मुझे तो और भी ज़्यादा डर लगने लगा था, लेकिन मैंने अपने भागने की स्पीड को कम नहीं किया और उसी तरह से उस सड़क के ऊपर भागता रहा। फिर थोड़ी देर के बाद हम उस गुफा के अंदर प्रवेश कर गए और गुफा के अंदर जाते ही हमने देखा कि वहाँ पर बहुत ही अजीब अजीब से दृश्य थे। चारों तरफ कचरा ही कचरा फैला हुआ था और गुफा के अंदर थोड़ा और आगे की तरफ देखने पर हमें वो रोशनी वाला दरवाज़ा भी साफ साफ नजर आने लगा था और उस दरवाजे को देखकर मेरी जान में जान आई। मैं जल्दी से भागने लगा और उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी फिर से हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वो बस अब हमारे बहुत ही करीब आ चुकी थी। अगर हम जल्दी से जल्दी उस दरवाजे के अंदर प्रवेश नहीं करते तो वो हमें वहीं पर कुचल देते। लेकिन मैं और मेरे खलासी ने हिम्मत जुटाई और हम दोनों तुरंत ही भागते हुए उस दरवाजे के अंदर कूद गए। दरवाजे के अंदर आते ही हमें ऐसा लगा जैसे हमारे आंखों के अंदर बहुत ही तेज रोशनी चली गई थी, जिस वजह से हमारी आंखों में जलन होने लगी और फिर मैं अपनी आंख को मसलने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं आसमान से गिर रहा हूँ, जैसे कि मुझे पहले महसूस हुआ था। फिर उसके बाद मैंने जैसे धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो सामने का नज़ारा देखकर मेरी खुशी 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई। दरअसल मैंने देखा कि मैं अब उसी गांव के अंदर था जहां पर हमारा ट्रक खराब हुआ था और मैं उसी भवन के पास खड़ा था जहां मेरा खलासी मेरे बगल में गिरा हुआ था। उसके शरीर के ऊपर बहुत ही सारी चोटें लगी हुई थी और उसके बाद मैं उसे अपने साथ अपने ट्रक के पास ले गया। जब हम दोनों ट्रक के पास पहुंचे तो एक बार फिर से हम हैरान हो गए। दरअसल हमने देखा कि हमारे ट्रक के दोनों पहिए एकदम सही थे, उनके ऊपर हमें कोई भी खरोंच तक नजर नहीं आ रही थी। अब ये देखकर मुझे तो विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि रात को ही दोनों टायर फट गए थे। फिर मुझे एहसास हुआ कि ये सारा मायाजाल उन काली शक्तियों का था और इस वक्त सुबह के 4:30 बज रहे थे और ये एक ऐसा समय था जब उन काली शक्तियों की माया पूरी तरह से खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद हम दोनों ट्रक लेकर वहाँ से निकले और हम एक ढाबे पर रुके। हमने ढाबे पर रुककर उस ढाबे वाले को पूरी बात बताई
और हमारी बात को सुनकर उसने बताया कि उस गांव के अंदर आप जिस स्टेशन पर गए थे वो काफ़ी सालों से बंद हो चुका है। उस रेलवे स्टेशन को बंद करने का कारण यही था कि वहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं। उस ढाबे वाले ने हमें ये भी बताया कि आप जिस दुनिया की बात कर रहे हो वो इस रेलवे स्टेशन का ही एक पार्ट है, जहाँ पर आप माया जाल में फंस जाते हो और उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि आप किसी दूसरी दुनिया में चले गए हो। खैर दोस्तों, क्या सच है और क्या झूठ ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस भयानक हादसे के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई और अब मैं ट्रक ड्राइविंग का काम नहीं करता हूँ, क्योंकि इस काम में मुझे घुटन सी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि कभी भी मेरे साथ इस तरह का हादसा दोबारा घट सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।